गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑल टाइम फेवरेट प्लेटफॉर्म कौटिल्य क्लासेस द स्कूल ऑफ कोर एकेडमिक्स पर। तो जैसे कि पिछली सीरीज़ में हम लोग बहुत कुछ बायोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं और आपके लिए अभी तक का जो प्रतीक्षा का समय था, अब वो समय थोड़ा सा नज़दीक आ चुका है। तो हम लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की ओर भी देखना है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस चल रहा है वो तो अपनी जगह चल ही रहा है। उसके साथ साथ अब जो इंटरमीडिएट के सिलेबस के लिए आप लोगों को कहा गया था वो सिलेबस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पहले ही लेक्चर में बताया गया था कि बायोलॉजी में ओवरऑल आपको 10 यूनिट पढ़ने हैं। उन 10 यूनिट में से जो 5 यूनिट होते हैं हमारे स्टार्टिंग के, वो होते हैं हमारे 11th के सिलेबस से, और जो आगे के 5 यूनिट होते हैं वो हमारे 12th के सिलेबस के होते हैं। तो ये तो आपके फिंगर टिप्स पर रहने चाहिए कि कौन से 5 यूनिट आपको इंटरमीडिएट में पढ़ने हैं। इंटरमीडिएट के आपके 5 यूनिट्स में पहला यूनिट रिप्रोडक्शन का आता है, देन उसके बाद जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का आता है, फिर उसके बाद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर आता है, फिर उसके बाद आपका चौथा यूनिट आता है बायोटेक्नोलॉजी, और फाइनल यूनिट आपका आता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो आपको ये 5 यूनिट पढ़ने हैं। आज से हम पहले यूनिट का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने वाले हैं। पहले यूनिट के अंदर कौन कौन सा कंटेंट हम लोगों को डिस्कस करना है, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, एक ओवरव्यू हम उस यूनिट का लेने वाले हैं कि आपको इस यूनिट और उस यूनिट से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसको लेकर आपकी एक जो टेंटेटिव अप्रोच है वो इस्टेब्लिश हो सके। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो हमारी यूनिट फर्स्ट है इंटरमीडिएट के सिलेबस की, उस यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। और जिस तरह से हमारा सिलेबस हमारे फिंगर टिप्स पर है, उसी तरह से अब जो हम ये पहली यूनिट पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन की, इसका जो आज हम ओवरव्यू लेने जा रहे हैं, इसमें कोशिश रहेगी कि जो हमारे मेन टॉपिक हैं इस सिलेबस से एसोसिएटेड, उनको पहले डिस्कस कर लिया जाए, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की आपको जनरल आइडिया हर टॉपिक का लग जाए। उसके बाद जो दूसरी बात रहेगी, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन और है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको हो सकती है, उसको भी यहाँ डिस्कस करने की हमारी कोशिश रहेगी। तो इस डिस्कशन के बाद अब आगे के जो लेक्चर्स आने वाले हैं वो लेक्चर्स किसी भी कीमत पर मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक लेक्चर मिस होता है तो आप ये जान लीजिए, ये जो हमारा एनसीईआरटी का नया सिलेबस है ये इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड और इतना साइंटिफिक सिलेबस है कि अगर हमने कोई एक टॉपिक मिस कर दिया तो आपको अगला टॉपिक समझने में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। बिकॉज सारे टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं सारे टॉपिक। अगर आप इस यूनिट में फर्स्ट चैप्टर को स्किप करके चले जाएंगे तो सेकंड चैप्टर को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में एक फाउंडेशन इस्टेब्लिश कर दी जाती है जो आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना होता है। उसी तरह से सेकंड चैप्टर के बहुत सारे रेफरेंसेस थर्ड चैप्टर में हमें काम आते हैं। देन थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया गया है वो जो आगे हम लोग चैप्टर प्रोसीड करने वाले हैं उनमें काम आने वाले हैं। एक बात और ये कि जैसे कि आपको बताया गया था, एनसीईआरटी की जो न्यू सिलेबस गाइडलाइन है उसमें से कई सारे टॉपिक और कई सारे चैप्टर्स को एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर किसी भी चैप्टर या किसी भी इंडिविजुअल टॉपिक को एलिमिनेट करके नहीं चलेंगे। हाँ, आपको मेंशन ज़रूर कर देंगे कि कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये मानकर चलिए कि जिन टॉपिक को एलिमिनेट किया गया है उनसे क्वेश्चन बिल्कुल ही बनने की संभावना ना हो, उनसे कहीं ना कहीं से कोई क्वेश्चन आ भी सकता है। ये किसी तरह का रेस्ट्रिक्शंस एग्जामिनर के ऊपर नहीं होता है। साथ के साथ ये भी कि जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अप्रोच है उसके लिए पढ़ तो आप आज रहे हैं, हो सकता है कि आगे जाकर सिलेबस में कोई और मॉडिफिकेशन हो जाए और जिन यूनिट्स को या जिन टॉपिक्स को एलिमिनेट किया गया है उनको फिर से ऐड ऑन कर दिया जाए। तो हम समझते हैं कि किसी प्रकार का जोखिम लेना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। हमें पूरे सिलेबस को ही डिस्कस करना चाहिए, पूरे सिलेबस के कंटेंट को पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपके लिए जो उस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है उसे आप विशेष रूप से पढ़ लेंगे, लेकिन स्टडी जब हमें करनी है तो ओवरऑल स्टडी करनी है। चलिए, बातें हो चुकी हैं, अब हम आ जाते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। तो हमारी पहली यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। आप देखेंगे इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर्स हमें डिस्कस करने हैं।
ज़रा एक नज़र उन चैप्टर्स के नामों पर और फिर एक एक करके उन चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है हमारा, आई होप कि आप लोग ठीक से देख पा रहे होंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जनन की प्रक्रिया। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। देन चैप्टर सेकंड, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर थर्ड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड चैप्टर फोर्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये ओवरऑल सिलेबस में हमारी जो पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन की, उसमें 4 चैप्टर डिस्कस करने हैं। एनसीईआरटी की नई सिलेबस से जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको एलिमिनेट किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 3 चैप्टर बचते हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप लोग पॉज करके पहले इनको नोट कर लीजिए, इनके नाम। और अब इसके बाद आपने इतने समय में नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पहले चैप्टर को डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ भी एलिमिनेट करके नहीं चलना है। और ये भी जान लीजिए कि कुछ बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बुक्स में ये जो 4 चैप्टर का कंटेंट है ये आपको 6 चैप्टर में मिल सकता है या उससे भी ज़्यादा चैप्टर में, लेकिन जो टॉपिक रहेंगे ओवरऑल वो उतने ही रहेंगे, चाहे वो 4 चैप्टर के अंदर हो चाहे 6 चैप्टर के अंदर हो। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमें पढ़ना क्या होता है। क्लास 11th में हम लोग जब जनरल फीचर्स पढ़ रहे थे लिविंग बीइंग्स के, तो उनमें हमने एक फीचर पढ़ा था रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन। ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हर लिविंग बीइंग को गुजरना होता है, और इस प्रोसेस के थ्रू एक लिविंग बीइंग अपने जैसे दूसरे लिविंग बीइंग को प्रोड्यूस करता है। इसके मेनली 2 मेथड होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो वहाँ पर हम लोगों ने ब्रीफ में डिस्कस कर लिया था, तो ये तो पता है ही कि ये लिविंग बीइंग्स का कैरेक्टर है। इसके अलावा जो 11th की आपकी सीरीज पैरेलल चल रही है उसमें अलग अलग ग्रुप में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है वो आप पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम में, फंजाई में, प्रोटिस्ट में, मोनेरंस में और एनिमल किंगडम में, वो सब आपको वहाँ पढ़ना है। यहाँ हमें थोड़ा सा उसी प्रोसेस को डिटेल करके पढ़ना है। तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले जो बात करनी है वो 2 बातें हैं। एक तो ये कि कोई भी जो लिविंग बीइंग है इस अर्थ सरफेस पर उसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, तो वो लिविंग बीइंग किसी ना किसी स्पीसीज का मेंबर है, उसका कोई आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि कोई भी लिविंग बीइंग इमॉर्टल नहीं होता है, सारे लिविंग बीइंग्स मॉर्टल होते हैं। हर लिविंग बीइंग को नेचर ने एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान प्रोवाइड किया है। उस लाइफ स्पान या उस लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेने के बाद उस ऑर्गेनिज्म की डेथ होने वाली है, तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो है ना वो उसकी समाप्त हो जाएगी। और जब इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगी तो इसका मतलब उसकी जीनस या उसकी स्पीसीज भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज एक प्रोसेस के थ्रू हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करके जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब हाउ रिप्रोक्रिएट, कैसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, कैसे प्रोक्रिएशन का प्रोसेस होता है, उसको थोड़ा सा जानना है हमें। तो पीछे हम लोगों ने बात की थी, वही सब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। जो मेन मेथड है रिप्रोडक्शन के वो 2 मेथड हैं आपके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हायर ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म में मेथड अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आप प्लांट के केस में बात करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है जिसको कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये हम हायर प्लांट्स के केस की बात कर रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में अगर आप डिस्कस करेंगे तो हमें इसको 2 तरीके से पढ़ना होगा, और वो 2 तरीके कौन से होंगे, एक तो पढ़ना होगा नेचुरल मेथड और दूसरा पढ़ना होगा मैन मेड यानी आर्टिफिशियल। नेचुरल मेथड में फिर आपके अलग अलग क्राइटेरिया आ जाते हैं, किसी में रूट के थ्रू होता है, किसी में स्टेम के थ्रू होता है, किसी में
लीव्स के थ्रू होता है, रूट्स के अलग अलग मॉडिफिकेशन हैं, स्टेम के अलग अलग मॉडिफिकेशन हैं, जो कि हम सब लोग फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो उनके थ्रू होता है, वो कहलाता है नेचुरल। और इसमें कोई भी सोमैटिक पार्ट बॉडी का प्लांट से अलग हो जाएगा, उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाना है। आर्टिफिशियल ये मैन मेड होता है, जैसे आपने सुना होगा ग्राफ्टिंग की प्रोसेस, कलम लगाने की प्रोसेस, इनार्चिंग की प्रोसेस, गूटिंग की प्रोसेस, तो वो सारे आर्टिफिशियल में आ जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही, वो होता है जो हमारे यूनिसेलुलर फॉर्म होते हैं, जैसे कि पीछे डिस्कस भी किया था। इसके कई मेथड हैं, जैसे इसमें मेथड होता है बाइनरी फिजन, बडिंग, मल्टीपल फिजन, स्पोरुलेशन एंड रीजनरेशन। तो इनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, ये पूरा प्रोसेस हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। अब हम जब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन इवेंट्स को डिस्कस करना है, यानी उसमें किन किन प्रोसेस से गुजरना होता है। जनरली तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाईपेरेंटल होता है, ये बात भी हम लोग 11th के जो इनिशियल लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं। जनरली बाईपेरेंटल होता है और कभी कभी यूनिपेरेंटल भी होता है। हाँ, लेकिन दो इवेंट इसमें ज़रूर होंगे। एक तो ये होगा कि इसमें सेक्स सेल का प्रोडक्शन होगा, जिन्हें हम कहते हैं गैमीट्स, और गैमीट्स के बनने का प्रोसेस गैमीटोजेनेसिस। देन दूसरा जो प्रोसेस होगा उसमें गैमीट्स का यूनियन होगा, मेल फीमेल या डिफरेंट फिजियोलॉजी वाले जो गैमीट्स होते हैं उन गैमीट्स का यूनियन होता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस से गुजरना होता है एक सेल को। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की इवेंट के बाद जो नया सेल बनता है वो कहलाता है जाइगोट। यानी इस जाइगोट में बहुत सारे डिवीजन डिफरेंशिएशन होते हैं, उससे एम्ब्रियो बनता है और उस एम्ब्रियो से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें जो मेनली हमें पढ़ना है, जो प्लांट्स के अलग अलग ग्रुप रहे थे, थैलोफाइटा यानी एल्गी हो गया, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। जो गैमीट्स होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी और उनकी फिजियोलॉजी के बेसिस पर कि वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस टाइप का होता है। फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा में किस तरीके से होता है, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म्स में एंड एंजियोस्पर्म्स में। तो ये ओवरऑल कंटेंट रहेगा हमारे पहले चैप्टर का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये इस यूनिट का सबसे छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे आपका एक बेस बनेगा और आप इसको अननेसेसरी बिल्कुल भी ना जाने। भले ही ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ लेंगे तो जो आगे के दोनों चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के लिए आपका एक फंडामेंटल बन जाएगा कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एक्चुअल में होता कैसे है और कैसे रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशन हुआ है, कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इवॉल्व हुए हैं, थैलोफाइटा में किस कंडीशन में थे, फिर ब्रायोफाइटा में किस प्रकार से उनका एवोल्यूशन हुआ है, जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें क्या कंडीशन रही है, और फिर स्पर्मेटोफाइटा में। तो उसको पढ़कर आप लोगों को रिप्रोडक्शन की इवोल्यूशन समझ में आ जाएगी। और बायोलॉजी में जब आप इवोल्यूशन समझ लेते हैं तो उसके बाद कोई भी चीज़ समझना आपके लिए आसान हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जो दूसरा चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। नाम सब लोग एक बार मैसेज बॉक्स में लिखेंगे इस चैप्टर का। चारों चैप्टर्स के नाम आप लोगों को लिखाए थे, आप लोग इनबॉक्स में नाम लिखिए सब लोग, फिर उसके बाद हम यहाँ नाम लिखते हैं। 4 चैप्टर्स के नाम आप लोगों को यहाँ लिखाए गए थे। अगले चैप्टर में जो हमें डिस्कस करना है वो एक प्लांट का रिप्रोडक्शन डिस्कस करना है। अगर हम प्लांट किंगडम की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं सबसे लोअर फॉर्म थैलोफाइटा, उनके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट है वो एंजियोस्पर्म है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी फिजियोलॉजी भी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, यानी उनकी रिप्रोडक्शन की जो पावर है वो भी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। आई होप कि अब तक आप लोगों ने सभी ने चैप्टर का नाम लिख दिया होगा। तो इसमें हमें किसको डिस्कस करना है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स। और एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ जो रिप्रोडक्शन की बात हो रही है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात हो रही है। हमको दूसरे और तीसरे दोनों ही चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही डिस्कस करना है। अब आते हैं ज़रा इस चैप्टर के कंटेंट पे कि आपको पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको समझना है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइफ साइकिल में 2 फॉर्म होते हैं, 2 जनरेशन्स होती हैं।
प्लांट्स के लाइफ साइकिल की बात हो रही है यहाँ पर। एक जनरेशन को हम कहते हैं स्पोरोफाइट, दूसरे जनरेशन को हम कहते हैं गैमीटोफाइट। इनको जान लीजिए। स्पोरोफाइट वो जनरेशन कहलाती है जहाँ बॉडी के हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर रहेगा डिप्लॉइड, जिसको इंडिकेट करते हैं आप 2n से या फिर 2x से। और गैमीटोफाइट जनरेशन में बॉडी के हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड रहेगा, जिसको इंडिकेट करते हैं आप n से या फिर x से। तो ये दोनों जो जनरेशन है ना, वो ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में अल्टरनेटिवली आते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देन उसके बाद आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके लाइफ साइकिल का बेसिक पैटर्न क्या है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना होगा इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं? इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं इनके फ्लावर्स। और प्लांट टेक्सोनॉमी से आप लोग जानेंगे कि फ्लावर्स, जो एक टिपिकल फ्लावर है, उसमें 4 व्हर्ल होते हैं, 4 चक्र होते हैं। जो लोग नाम जानते हैं वो जल्दी से यहाँ हमारे लिखने से पहले वो फ्लावर के चारों पार्ट्स के नाम लिख दें। आउटर मोस्ट व्हर्ल होता है, उसको क्या कहा जाता है? देन सेकेंड व्हर्ल, थर्ड व्हर्ल एंड फोर्थ व्हर्ल। जो 4 चक्र पाए जा रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के फ्लावर्स में, उन फ्लावर्स के 4 चक्रों के नाम क्या क्या हैं? पहले का नाम लिखिए सब लोग, क्या नाम है? कैलिक्स, सेकेंड कोरोला, थर्ड एंड्रोसियम एंड फोर्थ इज गायनोसियम। अब तक आप लोगों ने लिख दिए होंगे। तो ये 4 व्हर्ल आपके पाए जाते हैं। इनमें से जो बाहर के 2 व्हर्ल होते हैं, इन दोनों व्हर्ल का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में, इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये कैसे व्हर्ल हैं? दीज आर एसेसरी व्हर्ल। और अगले जो 2 व्हर्ल हैं हमारे, इनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल है, इसलिए इनको कहा जाता है ये कैसे व्हर्ल हैं? ये हमारे नेसेसरी व्हर्ल हैं। ठीक है ना? कैलिक्स की यूनिट को क्या बोलते हैं? लिखिए जरा, कैलिक्स की यूनिट को क्या बोलेंगे? सीपल। कोरोला की यूनिट को पीटल। एंड्रोसियम की यूनिट को क्या बोलेंगे? स्टेमेंस। और गायनोसियम की यूनिट को क्या बोलेंगे? कार्पिल। गायनोसियम को इसके अलावा पिस्टिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को टैक्सोनॉमी तो पढ़नी नहीं, हमें क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन। तो हमें इसमें एसेसरी पार्ट्स को डिस्कस नहीं करना, यहाँ हमें नेसेसरी पार्ट्स को डिस्कस करना है, जो कि हमारे हैं एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। अब इसमें से मेल पार्ट कौन सा होता है हमारा? एंड्रोसियम। और फीमेल पार्ट कौन सा होता है हमारा? गायनोसियम। क्यों? क्योंकि एंड्रोसियम के अंदर मेल गैमीट का प्रोडक्शन होगा, गायनोसियम के अंदर फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होगा। नाउ अब हम देखते हैं कि हमें आगे क्या डिस्कस करना होगा इसमें। तो सबसे पहले आप जान गए कि मेल पार्ट हमारा एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम का मतलब हमें आगे इसमें क्या डिस्कस करना है? एंड्रोसियम की यूनिट यानी कि स्टेमेंस को डिस्कस करना है। तो इसमें स्टेमेंस में हमें क्या डिस्कस करना है? ये मेल पार्ट है। तो स्टेमेंस में हमें डिस्कस करना है 3 चीज़ें। एक तो स्टेमेंस की मॉर्फोलॉजी, इसके पार्ट्स कितने होते हैं। देन इसके बाद इसकी एनाटॉमी, यानी उसके एनाटॉमिकल आर्किटेक्चर को देखना है हमें। और उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मीन्स ये है कि इसमें किस तरह से माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होगा, और फिर उन पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन से कैसे पोलन ट्यूब निकलती है, और किस तरीके से पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और उससे मेल गैमीट बनते हैं। ये 3 बातें इसमें हमें पढ़नी होंगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पार्ट इसका आता है, वो दूसरा पार्ट क्या है? गायनोसियम। गायनोसियम में आपको गायनोसियम कहेंगे। तो यहाँ पर जो ओवरी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ओवरी के अंदर पाया जाता है मेगा स्पोरेंजियम यानी ओव्यूल। और जो लोग रिपीटर्स हैं यानी इंटरमीडिएट पास आउट हैं, वो जानते होंगे कि हम लोगों ने ओव्यूल्स के 6 टाइप्स पढ़े होते हैं। तो वो लोग जल्दी से मैसेज बॉक्स में उन 6 टाइप्स को 1 बाय 1 लिखेंगे। एक साथ नहीं लिखना है, एक एक करके लिखिए, जिससे दूसरे लोग देखते जाएंगे। सभी लोग लिखेंगे कौन कौन से 6 टाइप्स ओव्यूल्स के होते हैं। तो आपको 6 टाइप्स बाद में पढ़ने हैं, उसके पहले ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देन उसके बाद आपको पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ ओव्यूल।
ठीक है। फिर इसके बाद जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वैसे ही ओव्यूल में बनता है मेगास्पोर और उसके बनने के प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ना है और उसके बाद आपने पढ़ना है फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, जो कि मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक कई टाइप्स का होता है, उनके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो ये आपको पढ़ना है किस तरह से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो हमें लगता है कि इतने समय में आप लोगों ने ओव्यूल्स के टाइप्स लिख दिए होंगे। 6 टाइप्स इसके होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप है एनाट्रोपस, देन उसके बाद ऑर्थोट्रोपस है, हेमीट्रोपस है, एम्फीट्रोपस है, कैम्पाइलोट्रोपस है, सर्सिनोट्रोपस है। तो ये 6 टाइप्स ओव्यूल्स के होते हैं, आप लोगों ने लिख दिए होंगे। तो 2 टॉपिक तो हमारे ये हो जाते हैं, स्टेमेंस और कार्पेल। कुल मिलाकर इतना पढ़ने के बाद आपके पास क्या हो गया है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। अब मेल फीमेल गैमीट का यूनियन होना है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ही प्रोसेस हैं, गैमीटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन। उसके बाद एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट बन गया, तो जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस चलेगा। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक इसमें पढ़ना है आपको, वो होता है फर्टिलाइजेशन। और बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है, बिकॉज एंजियोस्पर्म के लिए कहा जाता है कि इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। चैप्टर के इंटीग्रल कंटेंट में इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल इवेंट क्या होता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी हमारा जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट का होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आपको एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़नी है। एम्ब्रियोजेनेसिस 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। एक तो आपने पढ़ने हैं कि मोनोकॉट में किस तरीके से होता है और डाइकॉट में किस तरीके से होता है। जो इनिशियल इवेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बाद में जाकर थोड़ा सा डिफरेंस होता है मोनोकॉट और डाइकॉट में। तो इस तरह से हमारा एम्ब्रियो बन गया है। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है आपको आगे, इसके बाद आपको पढ़ना होगा कि फ्रूट में कि ओवरी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाती है एक फ्रूट में, और ओव्यूल में कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है एक सीड में। तो इस तरह से एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, ये होते होते हमारा जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एसेसरी इवेंट्स होते हैं, अनयूजुअल इवेंट्स होते हैं, उनको आपने अलग से डिस्कस करना है। यहाँ फ़िलहाल उनके नाम बता देते हैं। जैसे आपको एक इवेंट यहाँ पे पढ़ना होगा एपोमिक्सिस, एक इवेंट आपको पढ़ना होगा एपोगेमी, एक इवेंट आपको पढ़ना होगा पार्थेनोजेनेसिस, एक इवेंट आप पढ़ेंगे पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है ना। इसके अलावा एंडोस्पर्म के बारे में कुछ इवेंट्स आपको पढ़ने होंगे। पहले तो एंडोस्पर्म के टाइप्स यहीं पढ़ लेंगे हम लोग। उसके बाद मोज़ेक एंडोस्पर्म है, रूमिनेट एंडोस्पर्म है, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस। पॉलन ग्रेन्स के बारे में कुछ इवेंट्स आपको पढ़ने होंगे, लाइक जीनिया है, मेटाजीनिया। तो ये थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी जो कि प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से रिलेटेड है, इसको पढ़ना है। और कुछ कंपैरिजन की टेबल्स होती हैं, ओव्यूल और सीड का कंपैरिजन कर दिया जाता है, एम्ब्रियो और एम्ब्रियो सैक का कंपैरिजन कर दिया जाता है। इस तरह से 3-4 कंपैरेटिव टेबल्स पढ़नी होंगी। तो ये ओवरऑल सिलेबस या जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है वो रहेगा आपके सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें एक इवेंट और यहाँ पे मिस कर गए हैं हम लोग, और वो इवेंट होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस स्टेमेंस में बनने वाले जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टेमेंस के एंथर से निकल कर जाएंगे कार्पेल के स्टिग्मा के ऊपर, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। ये भी काफ़ी डिटेल टॉपिक है, क्योंकि इसको आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि उसी प्लांट्स के एक फ्लावर या उस प्लांट के 2 फ्लावर के बीच हो रहा है, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर उसी स्पीसीज के 2 अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच हो रहा है तो उसको कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। इनके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन उसके पहले सेल्फ और क्रॉस के अपने अपने टाइप्स हैं और उनके अपने अपने कॉन्ट्रीवेंसेज या अडेप्टेशंस हैं, उनको हमें डिस्कस करना है अच्छे से। फिर उसके बाद हम आगे पहुंचेंगे उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर। तो ये रहा आपका ओवरऑल सिलेबस। ऑलमोस्ट जितने भी मेजर टॉपिक है वो कोई यहाँ मिस नहीं किए गए हैं। ये सब आपको पढ़ने होंगे आपके दूसरे चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। बड़ा वेटेज रहता है इस चैप्टर का
अगर आप एकेडमिक्स में देखें तो यहाँ पर भी, और इसके बियॉन्ड अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखेंगे तो वहाँ पर भी इसका काफ़ी कुछ वेटेज होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आगे आपको पूछने को देखेंगे। इसके बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो चैप्टर है, नाम लिखिए आप लोग, क्योंकि जैसे हमने बात की है ना कि प्लांट्स में हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स को, जो कि मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप है। अगर आप एनिमल किंगडम में जाएंगे तो मेजर 2 ग्रुप पढ़ते हैं आप, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा का बहुत लंबा क्लासिफिकेशन है जिसमें आप पॉलीफेरा से शुरू करते हैं, स्पंजिस को पढ़ा, निडेरियंस को पढ़ा, उसके बाद हेलमिन्स को पढ़ेंगे, मोलस्क को पढ़ेंगे, एनालिड्स को पढ़ते हैं हम, उनके बाद आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स हैं, और फिर हेमीकॉर्डेटा हैं, फिर उसके बाद प्रोटोकॉर्डेटा हैं, और उसके बाद कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में भी बहुत क्लासिफिकेशन है। अल्टीमेटली आप वहाँ पहुँच जाते हैं जो आपने मैसेज बॉक्स में लिख दिया है, यानी कि जो मोस्ट डेवलप फॉर्म है वो क्या होते हैं, एनिमल्स में ह्यूमन। तो आपको यहाँ किसका रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ह्यूमन का। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर नेचर की है, वो कौन सी आर्किटेक्चर डिज़ाइन की है नेचर ने, ह्यूमन बीइंग। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ लेते हैं तो बाकी ऑर्गेनिज्म जो उससे नीचे वाले लेवल के एनिमल्स हैं उनमें ह्यूमन से तो सिंपल ही होने वाला है। तो वो डिस्कस करना है। इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए, जो मेडिकल्स एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो आगे भी बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। तो देखिए ज़रा इसमें हमें क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपके 2 तरह के ऑर्गन्स आएंगे मेल के। कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे, पहले तो होते हैं प्राइम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राइम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से क्या मतलब है, ऐसे ऑर्गन्स जो डायरेक्टली गैमीट्स के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड होते हैं उनको प्राइम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। तो मेल में ये क्या होते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, यानी इसके अंदर कैसे गैमीट का प्रोडक्शन होगा। मेल के गैमीट को कहते हैं स्पर्म्स। स्पर्म्स का प्रोडक्शन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होगी वो आपको पूरा पढ़ना होगा इसके अंदर, बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है। बाकी ये तो हो गया है प्राइम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो गैमीट्स का प्रोडक्शन तो नहीं कराते हैं लेकिन हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में दोनों गैमीट्स को मिलाने में, या गैमीट्स के पास आउट होने के लिए एक ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमारे आ जाते हैं, जैसे टेस्टिस से एसोसिएटेड एक स्ट्रक्चर होगा आपका एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस, उसके बाद सेमाइनल वेसाइकिल, इजैकुलेटरी डक्ट, इसके बाद यूरेथ्रा जिसमें आपको पेनिस को पढ़ना होगा, और कुछ ऐसे सारी सेक्स ग्लैंड्स होते हैं। तो ये सब के सब हमें स्टडी करने होंगे ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और वो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका, मेल का। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्कशन है हमारा, ठीक है। इन सारे पार्ट्स को पढ़ना है, डिटेल में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा टेस्टिस को, और दूसरा थोड़ी सी डिटेल रहेगी हमारी इसमें यूरेथ्रा की। इसके बाद जो आगे की प्रोसेस है उस प्रोसेस में हमें क्या पढ़ना है, ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया है। आप साथ के साथ इन पार्ट्स के नाम भी लिखते चलिए। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो हमारे ऑर्गन्स होंगे वो 2 तरह के होंगे। तो पहले सब लोग लिखते हैं जो जानते हैं कि फीमेल के प्राइम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं। जाहिर सी बात है जो किससे एसोसिएटेड होंगे, गैमीट्स के प्रोडक्शन से। तो यहाँ पे हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ना है, फीमेल के ओवरी, या हम ये कहें कि ओवरी ना कह के ओवरीज कहें क्योंकि पेयर में होते हैं, और यहाँ फीमेल के गोनाड्स के अंदर फीमेल के गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है जिनको कहा जाता है ओवम। तो ये तो हमारे प्राइम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। बाकी इनसे एसोसिएटेड सारे के सारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो फीमेल में सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, एक तो होती है साल्पिंग्स, जो लोग जानते हैं साल्पिंग्स के अदर नेम, वो साल्पिंग्स के अदर नेम भी लिखें। दूसरा होता है हमारा
यूटेरस, अगर किसी को यूटेरस के भी दूसरे नाम आते हैं तो वो यूटेरस के दूसरे नाम लिखे। साल्पिंग्स हो गया है, यूटेरस हो गया है, इसके अलावा वेजाइना हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं कलेक्टिवली, जिनको हम प्यूडेंडम या वल्वा कहते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। क्लाइटोरिस इसका एक भाग है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, ये सारे पार्ट्स इसके अंदर ही आ जाते हैं। कलेक्टिवली हम उनको प्यूडेंडम या वल्वा बोलते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ने होते हैं इसमें मेमरी ग्लैंड्स, तो ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में पढ़ने हैं। इसमें भी डिटेल में किसको पढ़ना है, हमें ओवरीज को पढ़ना है। बाकी सारे एसोसिएटेड पार्ट्स जो कि सहायता करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, उनको डिस्कस करना होगा। तो ये तो बात हो जाती है मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, यानी हम यहाँ पर पहला टॉपिक अपना मेंशन कर सकते हैं। इसमें क्या पढ़ना है हमें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। किसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल, इनकी बात हो जाती है। अब उसके बाद आगे बात आती है फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी का मीन्स है गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस में आपने पढ़ना है 2 इवेंट। पहला तो स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल में किस तरह से टेस्टिस के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद आपको पढ़ना होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। उसके बाद जो इसका दूसरा इवेंट आता है वो फीमेल में आपको पढ़ना है, जिसको कहा जाता है oogenesis। तो oogenesis के थ्रू प्रोडक्शन होगा किसका, ओवम का। और इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली फीमेल में एक और इंटरेस्टिंग प्रोसेस चलता है जिसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको ये 2 बातें वहाँ पे डिस्कस करनी है, फीमेल के गैमीटोजेनेसिस में oogenesis, और उसी के कोइंसाइड करके एक और प्रोसेस चल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये 2 प्रोसेस वहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे गैमीट्स का प्रोडक्शन हो गया। अब ये जितनी जल्दी कह दिया गया है ना, इतने जल्दी होता नहीं है। यानी आप ये जानिए कि जब हम लोग पढ़ेंगे तो 2 लेक्चर कम से कम जाएंगे केवल गैमीटोजेनेसिस के पढ़ने में। जब गैमीटोजेनेसिस हो चुका है तो तीसरा इवेंट यहाँ पे क्या होना होता है, फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल फीमेल गैमीट मिलेंगे, यानी बन जाएगा हमारा जाइगोट। उसके बाद इस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, यानी ये कन्वर्ट होगा किसमें, एम्ब्रियो में। तो यहाँ हमें एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़नी होती है जो कि कहाँ होता है, फीमेल के यूटेरस में। जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद, बन जाने के बाद, फिर इसमें कई डिवीजन और डिफरेंशिएशन के प्रोसेस होते हैं, जिससे एम्ब्रियो की अलग अलग स्टेजेस बनती हैं, जिनको हम कहते हैं मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्ट्रुला। गेस्ट्रुला के बाद की जो कंडीशन होती है टिल बर्थ, उस समय तक की कंडीशन को फीटस कहा जाता है। तो वो पूरा जो 266 डेज़ का डेवलपमेंट का प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन से स्टेजेस आ रहे हैं, कब कौन से टिश्यू, कब कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, जितना हमारे एग्ज़ाम और हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। आफ्टर 266 डेज़ जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका होगा और वो फीटस कन्वर्ट हो चुका होगा एक बेबी में, फिर क्या होना है, फिर जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं पार्चुरेशन या लेबर। जन्म की जो प्रक्रिया है उसकी स्टडी करनी है। जब बर्थ का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा डिफरेंट स्टेजेस से गुजर जाने के बाद, तो एट लास्ट हमें डिस्कस करना है इसमें कौन सा प्रोसेस, वो प्रोसेस है लैक्टेशन। फीमेल में मिल्क का सिंथेसिस किस तरीके से होता है, कौन कौन से हार्मोन्स उसको रेगुलेट या स्टिमुलेट कर रहे हैं, और कौन से हार्मोन उसके सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सारे हार्मोन्स का क्या रोल रहेगा इस प्रोसेस में, इसको डिस्कस करना है। तो इस तरीके से ये सारे इवेंट्स आपके हो जाते हैं। ये आपको पढ़ने हैं कि इसमें ह्यूमन की रिप्रोडक्शन वाली चैप्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अल्ट्रा डिटेल होगी इसकी। ये तो बहुत ही मेजर टॉपिक इसके यहाँ डिस्कस किए गए हैं, तो आपको इसको बड़े ध्यान से अभी नोट करके चलना है कि कौन कौन से इवेंट्स आपको पढ़ने हैं। तो ये हमारे 3 चैप्टर हो जाते हैं। अगला जो चैप्टर है उसकी इम्पॉर्टेंस इस चैप्टर पे डिपेंड करती है। आप लोग नाम लिखिए इस चैप्टर का, क्या नाम है, चौथे चैप्टर का। इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस इस पर डिपेंड करती है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी वो बातें हमें पढ़नी होंगी जो इस चैप्टर से एसोसिएटेड हैं। अगर हमें मेल और फीमेल की ह्यूमन में फिजियोलॉजी और एनाटॉमी जो रिप्रोडक्शन वाली है उसकी नॉलेज नहीं होगी तो इसको समझने में दिक्कतें आने वाली हैं। क्योंकि जब हम इसको पढ़ने जाएंगे और इस चैप्टर को स्किप कर चुके होंगे या इसके किसी भी कंटेंट को मिस किया होगा
तो फिर हमें यहाँ दोबारा से उसको समझना होगा। इससे बेहतर ये रहेगा कि जब इसको डिस्कस किया जाए तो आप इसकी किसी भी लेक्चर को मिस ना करें, इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो इसको जान लेना आसान हो जाएगा। चैप्टर का नाम आप लोगों ने अब तक लिख दिया होगा। इस चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजननात्मक स्वास्थ्य। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है वो मीनिंग पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। उससे भी पहले हमें जानना होता है कि हेल्थ क्या होती है, स्वास्थ्य क्या होता है। जनरली हम क्या समझते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो किसी तरह के एलिमेंट्स या किसी तरह के डिसीज की कंडीशन में नहीं, उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि हम हेल्दी हैं, या ये मान लेते हैं कि बॉडी के जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर हो रही हैं, बॉडी में जितनी भी फंक्शनिंग की प्रोसेस है वो ठीक से हो रही है, जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे नॉर्मल हैं। तो उस कंडीशन को हम मानते हैं कि ये बॉडी की हेल्दी स्टेट है, यानी हम स्वस्थ हैं। लेकिन WHO ने इसको थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। WHO का नाम लिख देंगे सब लोग, इसको बताने की ज़रूरत तो नहीं है कम से कम। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को उन्होंने अपने तरीके से डिस्कस किया है, यहाँ पर अपने तरीके से उसकी डेफिनेशन दी है एक, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन्स केवल और केवल जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो फिजिकल हेल्थ है उससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि उस ह्यूमन बीइंग को या उस पर्सन को ना केवल फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, उसको मेंटली, उसको साइकोलॉजिकली, उसको सोशली, सारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो हेल्दी है तब हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो पूरी तरह से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। तो यहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस यूनिट में, इस चैप्टर में आपको जो 3 मेजर टॉपिक पढ़ने हैं पहले उनको यहाँ बता देते हैं। एक तो आपको पढ़नी होती हैं STDs मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आपको पढ़नी होती हैं, ऐसे रोग जो लैंगिक संसर्ग के द्वारा फैलते हैं, जिनमें एक बहुत ही चल प्रचलित उदाहरण है, आप सुनते रहते हैं, एड्स, एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस के थ्रू होता है। उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। बाकी उसके अलावा आपको जेनाइटल हर्पीज़ है, जेनाइटल वार्ट्स है, हेपेटाइटिस B है, क्लेमाइडिया है, गोनोरिया है, ऐसे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ पढ़ने हैं जिनको वेनरल डिसीज़ भी कहा जाता है। तो मेनली आपको क्या पढ़ना है इसमें कि उनके सिम्पटम्स क्या होते हैं, उसका जो पैथोजेनिक फैक्टर है वो कौन सा है, कोई वेक्टर अगर है तो वेक्टर का नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी तक के मेडिकल प्रोसीजर में उसके लिए अगर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है तो उसका नाम याद रखना है। तो ये पढ़ने हैं आपको इसमें STDs में। देन उसके बाद जो दूसरा टॉपिक इसमें रहेगा वो टॉपिक पढ़ना है आपको बर्थ कंट्रोल। और बर्थ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? वाया कॉन्ट्रासेप्शन। जो जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है उसके कारण से हमें ये जानना होगा कि जो हमारे सोर्स हैं वो लिमिटेड हैं, और जब लिमिटेड सोर्सेज हैं तो उन सोर्सेज की अमाउंट धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसके लिए कंपटीशन बढ़ रहा है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बर्थ कंट्रोल करें। तो उसमें एक बड़ा रोल होता है किसका? कॉन्ट्रासेप्शन का, जिसको हम गर्भ निरोधन कहते हैं। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, स्टेरिलाइजेशन मेथड है, बैरियर मेथड है, कैलेंडर मेथड है, केमिकल मेथड है, वो सारे के सारे मेथड आप लोगों को इसमें पढ़ने होंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है, जिसको हम कहते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब हम ये भी तो देखते हैं ना कि ह्यूमन में कुछ कपल इनफर्टाइल होते हैं, उन्हें संतान उत्पन्न नहीं होती है, तब उनके लिए क्या है? तो उनके लिए साइंस ने कुछ नई टेक्निक्स ईजाद की हैं जिनके थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम्स किस लेवल पर है। आपको ये जानना होगा कि यहाँ जो इनफर्टिलिटी की बात है उस केस में मेल कितना रिस्पॉन्सिबल है, उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन नॉर्मली हो रहा है कि नहीं, स्पर्म नॉर्मल है कि नहीं, उनका काउंट नॉर्मल है कि नहीं, कहीं कोई जो डक्ट है उसमें किसी तरह का ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है। यही सारे के सारे पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हम देखते हैं किसमें? फीमेल में। ये सारा डायग्नोसिस किया जाता है और फिर उसके बाद उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम उनको किसी भी तरीके से
जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें सक्सेस करा सके। तो इसके लिए आजकल नई नई बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, आप लोग सुने होंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी है वो आपको इसमें पढ़ना है, ZIFT है, GIFT है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसको आपको पढ़ना है, सरोगेट मदर का एक कॉन्सेप्ट है वो आपको इसमें डिस्कस करना है। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में ये सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो 3 तो ये मेजर टॉपिक हैं, इसके अलावा 2 छोटे छोटे माइनर टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। एक तो है एमनियोसेंटेसिस जिसको कहा जाता है PDT, और दूसरा जो होता है वो है MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये 2 माइनर टॉपिक हैं, एक एक हेडिंग में पढ़ेंगे आप इनको। एमनियोसेंटेसिस के प्रोसेस में हमें क्या पढ़ना होता है कि कोई बेबी है, उसका बर्थ होने वाला है, बर्थ होने से पहले हम थोड़ा सा जिस फ्लूइड के अंदर वो रहता है यूटेरस में, उस सैक को हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। उसकी कुछ ड्रॉप्स निकाल लेते हैं और उनके कुछ बायोकेमिकल टेस्ट लगाए जाते हैं, उससे ये पता करने की कोशिश की जाती है कि उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो वो प्रोसीजर कहलाता है हमारा एमनियोसेंटेसिस या प्री डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी, PDT। और दूसरा जो प्रोसेस है MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। किसी तरह की अनवांटेड प्रेगनेंसी स्टेब्लिश हो गई है, जैसे रेप के केसेस में हो जाती है, या कोई बेबी ऐसा है कि उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट है बहुत ज़्यादा, तो इसमें हम जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिस नर्स की जो हेल्प होती है, उनकी हेल्प से इस प्रोसीजर को विद इन टाइम जो बताया गया है उसी लिमिट के अंदर मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा देते हैं, वो कहलाता है MTP। तो ये कुछ टॉपिक आपको डिस्कस करने होंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही कंटेंट है। आई होप कि पहली यूनिट के ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनको अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और नोट डाउन आपने कर लिए होंगे कि कौन कौन से मेजर जो टॉपिक हैं वो हमें इस यूनिट के अंदर डिस्कस करने हैं। अगले वीडियो से आपके साथ, जैसे कि पहले भी होता रहा है, कि हम कभी कोई चैप्टर लेकर नहीं आते हैं, एक बार यूनिट को एक्सप्लेन आपके सामने करते हैं, फिर यूनिट से एक एक टॉपिक को उठाकर करते जाते हैं। जब वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तब आपसे फाइनली पूछा जाएगा कि कोई टॉपिक मिस तो नहीं हुआ है। अगर मिस होता है तो उस टॉपिक को भी हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो आप ये टॉपिक नोट करके रखेंगे। अगले वीडियो में जो हमारी यूनिट का पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर में जो भी टॉपिक होंगे उन टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर लेंगे, जिससे सारे के सारे टॉपिक्स आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएं। जल्दी आपसे दूसरी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।